हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया अध्याय भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना के बारे में अध्ययन करेंगे। बाबर भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तुर्की योद्धा तैमूर और मंगोल नेता चंगेज खां का वंशज था। पितृपक्ष की ओर से वह तैमूर का 5वां वंशज और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। वह मुगल वंश का प्रथम बादशाह था जिसने न केवल दिल्ली को अफगानों से छीनकर अपनी राजधानी बनाया बल्कि उसे मुगल शक्ति का केंद्र स्थान भी बनाया। मुगल वंश भारतीय इतिहास में गौरवपूर्ण स्थान रखता है। इस वंश ने भारत में एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। भारत के अधिकांश भू क्षेत्र को राजनीतिक एकता प्रदान की और उसे एक श्रेष्ठ शासन प्रदान किया। इस वंश में बाबर से लेकर औरंगजेब तक एक से एक योग्य और प्रतिभाशाली शासक हुए जिन्होंने शासक के यश और सम्मान में वृद्धि की। मुगल बादशाहों ने खलीफा के आधिपत्य को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया। वे सभी अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र बादशाह मानते थे। मुगलों ने भारतीय युद्ध प्रणाली में परिवर्तन किए। पहली बार तोपखाना बंदूक का प्रयोग किया गया। घुड़सवार सेना के संतुलित उपयोग की उपयोगिता को सिद्ध किया। निसंदेह मुगल वंश के समय से ही भारत में धार्मिक सहिष्णुता का युग प्रारंभ होता है। मुगल वंश के समय में भारत ने पुनः विदेशों से संपर्क स्थापित किया। भारत ने विदेशों और मुख्यतः उत्तर पश्चिम के दूरस्थ देशों से व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध स्थापित किए। भारत के व्यापार उद्योग संपत्ति में भी वृद्धि हुई। इसका प्रभाव कला और साहित्य पर भी पड़ा। मुगल काल में वास्तुकला चित्रकला नृत्य कला संगीत कला सभी कलाओं और फारसी उर्दू हिंदी आदि विभिन्न भाषाओं के साहित्य की प्रगति हुई। इन सभी कारणों से मुगल वंश वैभवपूर्ण रहा और उसने भारत के वैभव को बढ़ाने में सहायता दी। इस कारण भारत में मुगल वंश और उसके साम्राज्य की स्थापना भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है भारत में मुगल वंश की स्थापना। अब आता है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। उसका प्रारंभिक जीवन कैसा था? बाबर जिसका पीरियड है 1483 ईस्वी से 1530 ईस्वी। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को फरगना के छोटे से राज्य में हुआ। वह पितृपक्ष वंश की ओर से तैमूर का 5वां वंशज और मातृवंश की ओर से चंगेज खां का 14वां वंशज था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा मध्य एशिया के छोटे से राज्य फरगना के शासक थे। क्योंकि वह छोटा सा राज्य था इस कारण से वो संतुष्ट नहीं थे और इस कारण से उनके रिश्तेदारों से भी संबंध खराब थे। 1494 ईस्वी में उसके भाई अहमद मिर्जा जो कि समरकंद का शासक था और साले महमूद खान ने उसके राज्य पर आक्रमण कर दिया। इसी आक्रमण के दौरान आकस्मिक दुर्घटना में उमर शेख मिर्जा की मृत्यु हो गई, यानी बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। उस समय बाबर बहुत ही छोटी सी आयु का था। अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद केवल 11 वर्ष 4 माह की अल्पायु में 1494 ईस्वी में बाबर फरगना का शासक बना। जिस समय वह गद्दी पर बैठा उसी समय उसकी कठिनाइयां आरंभ हो गई थी, क्योंकि दोनों तरफ से शत्रुओं ने आक्रमण कर रखा था। अहमद मिर्जा ने और शेरवानी खां दोनों ने लगातार उस पर आक्रमण करा था, किंतु उसने अपनी कूटनीति और दृढ़ता से उन्हें वापस जाने के लिए विवश कर दिया और उसने अपनी गद्दी को सुरक्षित किया। जब वह पूरी तरह सुरक्षित हो गया था तो उसके बाद भी अगले जो 10 वर्ष थे वो बाबर के लिए अत्यधिक कठिनाई के थे। संबंधियों का विरोध और आंतरिक षड्यंत्र ही उसकी कठिनाई के कारण नहीं थे, बल्कि उसकी स्वयं की महत्वाकांक्षाएं भी उसका कारण थी।
क्योंकि बाबर बहुत महत्वाकांक्षी था। बाबर प्रारंभ से ही अपने पूर्वज तैमूर की विजयों से प्रभावित था और उसकी राजधानी समरकंद को प्राप्त करना चाहता था। तो अब आता है समरकंद पर अधिकार और उसका छिन जाना। कब कब समरकंद पर उसने अधिकार किया और कब कब उसे छिन गया। समरकंद को जीतने का पहला प्रयत्न 1494 ईस्वी में किया, किंतु वह असफल रहा, यानी कि वह इसमें किसी प्रकार से सफल नहीं हुआ। 1497 ईस्वी में उसने उसे पहली बार जीता, परंतु वह केवल उसे 100 दिन ही अपने अधिकार में रख सका और उसके बाद उसको वह छोड़ना पड़ा। 1501 ईस्वी में एक बार उसने फिर समरकंद को जीता, परंतु इस बार भी उसे वह 8 महीने के पश्चात उसको छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 2 बार जीतकर भी बाबर समरकंद को अपने अधिकार में नहीं रख सका। इसका मुख्य कारण अपने नेता सैवानी खां के नेतृत्व में उठती हुई उज्बेक जाति की शक्ति थी। यानी उज्बेक जाति ने लगातार विद्रोह किया और शैवानी खां के नेतृत्व में उन्होंने विद्रोह किया और शैवानी खां के नेतृत्व में उज्बेकों ने प्राय संपूर्ण मध्य एशिया को अपने अधिकार में कर लिया। इस कारण बाबर मध्य एशिया की राजनीति में सफल नहीं हो सका, बल्कि यह ऐसा समय था जबकि बाबर ने 2 बार फरगना को खोया, अपनी राजधानी अंदीजान को खोया और अनेक अवसरों पर इधर उधर खोओं और घाटियों में अपने कुछ साथियों के साथ और लगभग अकेला ही भटकता रहा। उसने स्वयं लिखा था कि मैंने रमजान का त्योहार 2 बार एक ही स्थान पर नहीं मनाया। तो यह उसकी स्थिति थी समरकंद के बार बार उसके हस्तगत करने के बाद भी और उसके बाद उसके द्वारा छोड़ जाने के बाद। तो वह सैवानी खान के द्वारा जब पूरी तरह पराजित हो गया तो वह अब बार बार भटकता रहा। 1501 ईस्वी में सैवानी खां से पराजित होकर जब बाबर इधर उधर भटक रहा था, तभी उसको अफगानिस्तान यानी काबुल की अस्थिर और दुर्बल राजनीति ने उसे वहां हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया। यानी कि उसने अब आगे बढ़कर के काबुल पर अधिकार कर लिया। तो अगला है उसका काबुल पर अधिकार। उसी वर्ष काबुल के शासक और बाबुल के चाचा उलुग बेग मिर्जा की मृत्यु हो गई। उसके छोटे बेटे अब्दुल रज्जाक को एक सरदार मुकीम आरगू ने सिंहासन से हटा दिया और उसने उस पर अधिकार कर लिया। इसका विरोध हुआ पुराने सरदारों के द्वारा और अफगानिस्तान में अवस्था फैल गई। बाबर ने इसका लाभ उठाया और 1504 ईस्वी में उसने काबुल पर आक्रमण किया। बिना किसी बहुत ज़्यादा विरोध के काबुल और गजनी पर बाबर का अधिकार हो गया तथा बाबर के अधिकार में एक बहुत बड़ा राज्य हो गया। काबुल में उसने अपनी शक्ति को संचय किया, सेना है उसकी संख्या में वृद्धि की और 1507 ईस्वी में उसने पादशाह की उपाधि धारण की। इस बादशाह की उपाधि से बादशाह या बादशाह इसकी उपाधि से पूर्व बाबर मिर्जा की उपाधि धारण करता था। उसकी पैतृक उपाधि थी मिर्जा, उसकी उपाधि धारण करता था। काबुल का वह शासक तो बन गया, लेकिन शासक बनने के बाद भी उसकी प्रमुख इच्छा थी समरकंद को जीतना। यानी समरकंद को जीतने की लालसा को वह समाप्त नहीं कर सका था। अब पुनः उसने समरकंद को जीतने का प्रयास किया। 1510 ईस्वी में मर्व के युद्ध में ईरान के शाह इस्माइल से लड़ते हुए उसका जो प्रमुख शत्रु था शैवानी खां, वह पराजित हुआ और मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो यह समाचार बाबर को मिला। अब बाबर ने पुनः समरकंद को जीतने का निश्चय किया। उसने शाह इस्माइल से संधि कर ली और उसे सहायता प्राप्त की और उसकी सहायता से उसने 1511 ईस्वी में समरकंद पर ही नहीं बल्कि बुखारा और खुरासान पर भी अधिकार कर लिया। बाबर के अधिकार में ताशकंद से लेकर काबुल तक का लगभग संपूर्ण मध्य एशिया का विस्तृत भाग आ गया था, परंतु बाबर बहुत लंबे समय तक इसका उपभोग नहीं कर सका। शाह इस्माइल से उसके संबंध इसलिए खराब हो गए क्योंकि
वह शिया मत का समर्थन बहुत लंबे समय तक नहीं कर सकता था। शाह इस्माइल ने उसे शर्त रखी थी सहायता करते समय कि बाबर शिया मत का समर्थन करेगा, और लेकिन बाबर कट्टर सुन्नी मुसलमान था, तो वो लंबे समय तक उसका समर्थन नहीं कर सकता था। और समरकंद की जो सुन्नी प्रजा थी उससे इसलिए अप्रसन्न हो गई बाबर से, क्योंकि उसका विचार बन गया था कि बाबर कट्टर शियाओं के हाथ की कठपुतली बन गया था और अपने वंश तथा प्रजा के सम्मान और धर्म की रक्षा करने में असमर्थ था। तो उज़्बेकों ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया और उनका एक नया नेता था उबैदुल्ला खां। उबैदुल्ला खान के नेतृत्व में जो उज़्बेक थे, उन्होंने कुल ए मलिक नामक स्थान पर बाबर से मुकाबला किया, जिसमें बाबर की पराजय हुई और उसे समरकंद छोड़ना पड़ा। इस प्रकार 1512 ईस्वी में समरकंद पुनः बाबर के हाथ से निकल गया और यही नहीं, लगभग संपूर्ण मध्य एशिया का साम्राज्य बाबर के हाथ से निकल गया और 1513 ईस्वी में बाबर वापस काबुल आ गया। तो यानी कि 3 बार समरकंद उसके हाथ में आया और 3 बार समरकंद कुछ ही समय बाद बाबर के हाथों से छिन गया। इसके बाद वह वापस पुनः काबुल लौट गया और उसे लगा कि वह मध्य एशिया की राजनीति में लंबे समय तक अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता, तो अब उसने अपना संपूर्ण ध्यान अब भारत की ओर लगाया, यानी कि भारत की ओर उसने प्रस्थान किया और भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने का निश्चय किया। तो अब आता है बाबर की भारत विजय। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? बाबर के भारत पर आक्रमण के समय भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। दिल्ली और आगरा में इब्राहिम लोदी के अधीन अफगान सत्ता थी। इब्राहिम लोदी के अधीन पंजाब से बिहार तक का प्रदेश था, लेकिन उसके अधीनस्थ क्षेत्र में जो उसके प्रांतीय सरदार थे, प्रांतीय जो भी अधिकारी थे, वो अधिकतर षड्यंत्रकारी थे और सभी स्वतंत्र होने का प्रयास कर रहे थे। बिहार में दरिया लोहानी लगभग स्वतंत्र था, स्वतंत्रता की का पूरी तरह प्रयास कर रहा था। पंजाब में दौलत खान लोधी भी एक स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार कर रहा था। इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोधी दिल्ली पर अधिकार करने की ताक में था। उसके अलावा गुजरात, उत्तर भारत में बंगाल, मालवा, गुजरात, सिंध, दक्षिण भारत में अहमदनगर, बरार, बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा सभी स्वतंत्र मुसलमानी राज्य थे। उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य मेवाड़ राज्य था। यहाँ का शासक राणा सांगा ने अपनी शक्ति और कूटनीति से राजपूताना के सभी शासकों को अपने साथ ले रखा था। वह गुजरात व मालवा की मुस्लिम सत्ता के साथ ही इब्राहिम लोदी की सेना को भी 2 बार पराजित कर चुका था और स्वयं वह दिल्ली और आगरा पर अधिकार करने की इच्छा रखता था। दक्षिण भारत में कृष्णदेव राय के अधीन विजयनगर साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा पर था, जिसे बाबर ने भी अपनी आत्मकथा में सबसे शक्तिशाली काफिर शासक बताया है। बहमनी राज्य 5 छोटे छोटे राज्य जैसे मैंने अभी बताए थे दक्षिण भारत के बरार, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा में बढ़ चुका था और आपस में लड़ते रहते थे और उनमें लगातार संघर्ष चल रहा था। तो बाबर ने भारत पर आक्रमण के समय 7 भारतीय राज्यों का उल्लेख किया है, जिसमें 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, बहमनी और गुजरात तथा 2 हिंदू राज्य मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया है। तो इस समय कोई भी ऐसा इतना दूरदर्शी शासक नहीं था जो भारत पर आने वाले संकट को भांप सके और उसके मुकाबले के लिए अन्य राज्यों के साथ मिलकर संगठन बना सके। तो ये ऐसी परिस्थितियां थी जो भारत में राज्य स्थापित करने के लिए पूरी तरह से बाबर के अनुकूल थी। बाबर के भारत पर आक्रमण। बाबर ने पहला आक्रमण भारत में जो प्रथम आक्रमण था वो उसने 1519 ईस्वी में
बाजौर पर किया और उसके पश्चात उसने भेरा पर अधिकार किया। यहाँ उसने बाजौर पर अधिकार करने में उसने तोपखाने का प्रयोग किया था। तोपखाने की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। भेरा के युद्ध में भारत में पहली बार तोपों एवं बंदूकों का प्रयोग किया गया था। द्वितीय आक्रमण, यह आक्रमण जो प्रथम आक्रमण था वह स्थायी नहीं हुआ। जैसे ही वह वापस लौटा अपने काबुल की ओर, वैसे ही वहाँ के निवासियों ने यहाँ पर पुनः अधिकार कर लिया। दूसरा आक्रमण सितंबर 1519 में बाबर ने पुनः भारत पर किया। इस समय उसका मुख्य उद्देश्य यहाँ के यूसुफ जइयों को के विद्रोह को दबाना था और पेशावर को सैन्य दृष्टि से अपना केंद्र बनाना था तथा भारत की सीमा का ज्ञान प्राप्त करना था। इसके बाद वह पुनः वापस लौट गया काबुल। तीसरा आक्रमण है बाबर का भारत पर 1520 ईस्वी में। यह आक्रमण उसने पुनः बाजौर और भेरा पर किया था क्योंकि इसके दोनों से वापस छीन लिए गए थे। इसके बाद उसने पंजाब में प्रवेश करके सियालकोट और सैयदपुर पर भी अधिकार कर लिया था। चौथा आक्रमण बाबर का 1524 ईस्वी में हुआ था। इस बार उसने पंजाब में प्रवेश किया। लाहौर और दीपालपुर को जीतकर उसने पंजाब के अधिकांश भाग पर अधिकार कर लिया था। इस समय पंजाब का जो गवर्नर था दौलत खां लोधी, उसने ही अपने पुत्र को भेजकर बाबर के पास संदेश भिजवाया था कि इब्राहिम लोधी को गद्दी से अपदस्थ करने में और उसके चाचा आलम खां लोधी को दिल्ली का सुल्तान बनाने में सहायता करे। तो इस निमंत्रण को स्वीकार करके ही 1524 में बाबर भारत आया था, पंजाब में प्रवेश किया था और उसने लाहौर दीपालपुर को जीतकर पंजाब पर भी अधिकार कर लिया था। किंतु बाबर दौलत खां लोधी से असंतुष्ट हो गया और उसको पंजाब से निर्वासित कर दिया और उसके स्थान पर उसने उसके लड़के दिलावर खां और इब्राहिम के चाचा आलम खां लोधी को संरक्षण दिया और उन्हीं की देखरेख में उसने पंजाब की देखरेख का उत्तरदायित्व सौंपकर वह वापस काबुल लौट गया। जैसे ही वह काबुल वापस लौटा तो दौलत खां लोधी ने उन पर आक्रमण कर दिया अपने पुत्र पर और पुनः उसने पंजाब पर अधिकार कर लिया। दूसरी तरफ जब इस तरह से तो बाबर ने अब यह निश्चय किया कि वह दौलत खां लोधी को सबक सिखाएगा और दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी भी इन घटनाओं को लगातार देख रहा था और वह भी बाबर पर आक्रमण करने का उसने भी बाबर के विरुद्ध आक्रमण करने का निश्चय किया। आखिरी आक्रमण था जो उसका पंजाब बाबर का काबुल से भारत पर आक्रमण करने का, वो है 5वां आक्रमण। नवंबर 1525 में बाबर ने 5वीं एवं अंतिम बार भारत की ओर प्रस्थान किया। यानी काबुल उसका भी केंद्र स्थान था, यहीं से वह बार बार भारत पर आक्रमण कर रहा था। यह उसका आखिरी था। उसके बाद उसने अब भारत में स्थायी रूप से साम्राज्य की स्थापना की। दौलत खां को शीघ्र ही आत्मसमर्पण करना पड़ा और उसे बंदी बनाकर भेरा नगर भेज दिया गया, परंतु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। आलम खान बाबर की शरण में चला गया। दूसरी तरफ हुमायूं भी अपनी सेना को लेकर बक्सा से की ओर से बाबर वहां से चला और बाबर से हिसार फिरोजा की ओर आकर मिल गया। तो बाबर और हुमायूं की दोनों की संयुक्त सेना दिल्ली की ओर प्रस्थान, उनकी दोनों दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया। दूसरी तरफ इब्राहिम लोधी उसका मुकाबला करने के लिए पंजाब की ओर बढ़ा। वह भी एक विशाल सेना को लेकर उसका मुकाबला करने के लिए चल दिया और दोनों की सेनाएं पानीपत के मैदान में एक दूसरे के सम्मुख पहुंच गई। उसके बाद अप्रैल 1526 में ऐतिहासिक युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसके पश्चात इब्राहिम लोधी की पराजय हुई, वह वीर गति को प्राप्त हुआ और बाबर की विजय हुई
और उसके बाद भारत में एक नए साम्राज्य की स्थापना हुई जिसे मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। तो अब मुगल साम्राज्य की स्थापना के लिए जो महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध, उसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।